चल ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पढ़। Whistleblowing is an act of moral courage but comes with significant risk. Discuss the ethical dilemma associated with the whistleblowing in the tech industry and broader implication for organization integrity. तो विसल ब्लोइंग के बारे में बताना है कि मोरल एक्ट है ये करेज का, और इथिकल डायलेमा कौन कौन से उसमें, और तीसरा ऑर्गेनाइजेशन इंटीग्रिटी पे क्या इम्पैक्ट करता है विसल ब्लोइंग एज अ एक्ट। ये 3 पार्ट है। तो पहले पार्ट पे आते हैं कि विसल ब्लोइंग इज एन एक्ट ऑफ मॉरल करेज बट कम्स विद सिग्निफिकेंट रिस्क। ये है पहला पार्ट। राइट इसमें राइट राइट। तीन, अगर कीवर्ड हम इसमें चूज करेंगे तो तीन कीवर्ड हो गए। पहला है विसल ब्लोइंग, दूसरा मॉरल करेज, और तीसरा राइट रिस्क। राइट राइट ठीक है, राइट राइट राइट। हाँ हाँ तो हाँ। इंट्रो तेरा सही है, हम्म। लेकिन इसको मतलब और रिफाइन ऐसे लिख सकता था कि विसल ब्लोइंग इज एन एक्ट ऑफ रिवीलिंग इलीगल, इलसिट या अनएथिकल थिंग्स हाँ, ये कुछ इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक ज्यादा है, ही मतलब रॉन्ग डूइंग तो वेग हो गया ना ये। एडजेक्टिव्स में चाहिए थे। और प्लस ये जो इज कॉल्ड विसल ब्लोइंग है, ये थोड़ा मतलब चाइल्डिश है, तो विसल ब्लोइंग इज एन एक्ट ऑफ रिवीलिंग, ऐसा भी कुछ लिख सकते हैं। ठीक राइट है, राइट 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 राइट। अब जो सेकंड कीवर्ड है मॉरल करेज, हम्म। वो मिसिंग है आंसर से। मॉरल करेज है ही नहीं, कुछ डिफाइन करता मॉरल करेज, करेज में क्या मतलब, मॉरल करेज क्या है एक तरीके से, वो मिसिंग इसको है थोड़ा आंसर से। इलाबोरेट कर सकता था मैं। ठीक है, राइट। अब तूने रिस्क बताया है जो भी है ये जो विसल ब्लोइंग एक्ट ऑफ मॉरल करेज है ना, तो तूने ये शायद ये रिस्क एक तरीके से बता दिया है। हाँ, इसके रिस्क लिस्ट डाउन कर दे कि ये रिस्क है। हाँ, लेकिन मॉरल करेज छूट गया तेरा, तो वो देख लियो। तो मैं अगर ऐसा करता कि इंट्रोडक्शन, उसके बाद मॉरल करेज को एक छोटा सा हब एंड स्पोक्स का डायग्राम बना के डिफाइन कर देता कि भाई मॉरल करेज इज स्टैंडिंग अगेंस्ट सोसाइटी, या फिर क्या बोलते हैं नहीं स्टैंडिंग नहीं, कर दे। जो मॉरल करेज के बारे में मैं तो बोलूंगा एक बार पढ़ कि मतलब एक होता है करेज, मतलब एथिकल, एथिक्स में बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं, टर्म्स होते हैं जिसके खुद अपने डेफिनेशन या कुछ राइट वो राइट होते राइट। हैं, सेंसिटिविटीज होते हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगा एक बार इसको एक बार मतलब एग्जाम्पल से, केस स्टडी से कुछ डिडक्ट करने की कोशिश, मॉरल करेज होता क्या है एक तरीके ठीक से, है। जो मतलब कम शब्दों में लिख पाए जिसको। ठीक है। और अब जो ये पॉइंट लिखे ना, हाँ जैसे पहला ये कि भाई बिग आइडेंटिटी एंटिटी के अगेंस्ट, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस हाँ, और स्ट्रांग। अब दिक्कत इसमें ये है कि टू गो अगेंस्ट बिग एंटिटी नहीं, मतलब इसमें ये भी तुझे लिखना है कि रॉन्ग डूइंग ऑफ बिग एंटिटी, मतलब गो अगेंस्ट व्हाट, बिग एंटिटी के अगेंस्ट। तो मतलब ऐसा भी हो गया ना कि कोई अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए किसी के अगेंस्ट जाए, या किसी को क्या बोलते हैं ब्लेम करे या शेम करे, पब्लिक शेमिंग ऐसा कुछ। राइट 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 तो राइट राइट राइट। इसमें वो वर्ड, और इसे प्रेशर है, प्रेशर लिखा तुमने, कौन सा प्रेशर, कैसा प्रेशर, मोरल प्रेशर, एथिकल साइकोलॉजिकल प्रेशर। प्रेशर, मॉरल, साइकोलॉजिकल प्रेशर, मतलब पीयर प्रेशर, कौन सा प्रेशर ऐसा। राइट 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 राइट। तीसरा पॉइंट ठीक है। तेरा है स्टैंडिंग अगेंस्ट पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग प्रूवन रॉन्ग। ये थोड़ा मतलब इसको ऐसे लिख सकते थे ना कि मतलब एक स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट के अगेंस्ट आवाज उठाना, कि ऐसा कुछ। हाँ, मतलब ऐसा मेरा कुछ पॉइंट है कि क्वेश्चन। ये एक पॉसिबिलिटी होती है ना कि रॉन्ग भी प्रूव हो सकता है, तो उसमें और दिक्कत है। तो ये भी करे चाहिए कि भाई मैं प्रूव हो रॉन्ग हुआ भी, तब भी मैं खड़ा हूँ। हाँ, थोड़ा लाइट ठीक तेरी लिखना बात चाहिए था है। इसको। हाँ हाँ, कोई नहीं कोई नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट पढ़ो उसका क्वेश्चन का। अच्छा, एक एक चीज और, ये जो नीचे डायग्राम है ये ठीक है? ठीक है, ठीक है। ये रिस्क है इथिकल, एक तरीके से। हाँ मैं लिस्ट लिस्ट के लिस्ट डाउन करे, हाँ देख रहा हूँ मैं। अच्छा, इथिकल डायलेमा के बारे में बताया मैंने कि भाई पर्सनल इंटीग्रिटी वर्सेस प्रोफेशनल की इंटीग्रिटी। तूने क्वेश्चन नहीं पढ़ा पूरा। ओके, क्वेश्चन है एक्ट ऑफ whistleblowing बट कम्स विद सिग्निफिकेंट रिस्क, डिस्कस द इथिकल डायलेमा एसोसिएटेड विद द टेक इंडस्ट्री, इसलिए। हम्म, तो फिर कैसे करता है इसको मोल्ड टेक इंडस्ट्री से रिलेटेड? तो आजकल ओपन एआई का केस चल रहा है,
विसल ब्लोअर एक शायद वो उसका मर्डर हो गया या सुसाइड कर लिया उसने। हाँ 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 मतलब हाँ इसमें ना हमें आजकल जो टेक इंडस्ट्री में चल रहा है ना, जो टेक इंडस्ट्री का जो एक लैंडस्केप है वास्ट, मतलब इतना सेंसिटिव और एक वाइड स्प्रेड लैंडस्केप है, परफेक्ट। उसमें क्या एथिकल डिलेमास आते हैं जब कोई विसल ब्लो करता है। जैसे कि बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं जिसमें कोई किसी ने विसल ब्लोइंग की कोशिश की है, तो उसका मतलब सुसाइड केस हो गया, चाहे मर्डर हो गया, ऐसा कुछ। तो राइट राइट। उसमें अगर मैं चाहूंगा कि विसल ब्लो करूं मैं जानते हुए भी, तो एथिकल डिलेमास क्या आएंगे, चाहे मुझे डर क्या लगेगा, ऐसा कुछ टेक इंडस्ट्री से रिलेटेड। तो टेक इंडस्ट्री वाला तेरा पूरा ही वो जो है ना सेक्शन ही मिसिंग है, टेक ठीक एंगल ठीक जो ठीक होता है। ठीक। और प्लस सही ये सही जो सही। तूने राइट टू साइलेंस ये सब लिखा है ना, ऐसा मतलब राइट टू साइलेंस क्या होता है? स्पीक अगेंस्ट इनजस्टिस लोग बोलते हैं, ऐसा तो नहीं है कि कहीं इनजस्टिस हो तो तुम नहीं राइट टू नहीं, ये साइलेंस हो है, तुम्हारे। ये उसने मतलब ये स्टेटमेंट है उसकी सुप्रीम कोर्ट की कि विसल ब्लोअर के पास राइट टू साइलेंस भी है, कि ये नहीं कि उसके अगेंस्ट जाओगे तुम किसी बंदे के अगेंस्ट की उसने फॉर एग्जांपल करप्शन हुआ तेरे उसमें और एक बंदा चुप रहा, हम्म, तो ये हम्म, राइट टू साइलेंस है उसके पास। ये नहीं कि वो भी पार्ट होगा, ऐसा नहीं है। हो सकता है, लेकिन इसको इसको मैं मतलब सही है, मतलब तूने लास्ट में इसको किया है फिगर मतलब पॉइंट डाउन। तो लेकिन मैं अभी भी ये बोलूंगा कि थोड़ा वो लग रहा है ये, हाँ ठीक हाँ, है मैं समझ गया। मतलब। अगर ये थोड़ा एग्जाम्पल के साथ होता ना, राइट टू साइलेंस स्टैंडिंग फॉर कॉज, तो फिर क्या और ये मतलब। जो ये जो तेरा स्ट्रक्चरिंग है ना वर्सेस वाला, हम्म। थोड़ा अजीब सा लग रहा है। मतलब ये लग रहा है नोट्स बना रहा है जैसे अपने, हाँ मतलब, इस टाइप से। हाँ राइट 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 राइट, नहीं नहीं, क्लियर मतलब क्लियर है। ये मैं हेडिंग टाइप है मुझे मैं लिखते हुए भी ये सोच रहा था, पर मैंने क्या करा ना, अभी इन आंसर्स को लिखा है मैंने विद इन 9 मिनट। सही है। तो फिर मैं सोचा नेक्स्ट कि भाई टाइम लिमिट में करता हूँ ऐसे, तो फिर कहानियां गिनता रहूंगा मैं। इम्प्लीकेशन और ऑर्गेनाइजेशनल इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी, ठीक है। तो पहले मतलब पॉइंट ठीक है, हम्म। मतलब तूने तीन ही पॉइंट लिखे हैं इसमें, ठीक है। हाँ, थोड़े और पॉइंट तो होने चाहिए थे। ऑर्गेनाइजेशनल इंटीग्रिटी के बहुत सारे पार्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल तूने एम्प्लॉय का पर्सपेक्टिव नहीं दिया कि उसका कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट बिल्डिंग, रिस्पेक्ट टुवर्ड्स कंपनी, फेयर, ये कैसे हम्म एड्रेस होगा। फिर पब्लिक हम्म शेम, लॉसेस, वर्क कल्चर कैसे सफर करेगा। फिर ये जो तूने तीसरा पॉइंट हम्म दिया ना, वो थोड़ा मुझे वो लग रहा है बेग, हम्म। ठीक है। अब अच्छा, मैंने ये लेट्स, पता है क्या, हाँ मैंने क्या सोचा, इम्प्लीकेशन नेगेटिव ही होंगे क्या, मैंने पॉजिटिव लिखा है ये जो थर्ड पॉइंट है ना। नहीं समझ रहा हम्म। हूँ मैं, समझ रहा हूँ, लेकिन विसल ब्लोइंग के उसमें पूछा ना तो उससे उससे हाँ मैंने, एनालिसिस या वो नहीं पूछा, क्या बोलते हैं, मतलब एक एक तरीके से ना कि किसी कंपनी पे फॉल्स एलिगेशन भी लगे ना, तो उसके लिए एक सफरिंग ही होती है नेट में, चाहे वो राइट। मतलब वो क्या बोलते हैं, इनोसेंट हो या ना हो। अगर राइट। किसी ने कुछ जैसे फॉर एग्जांपल पतंजलि का केस ले लेते हैं, हम्म ठीक है। तो फॉर एग्जांपल किसी ने उस पर केस कर दिया कि उसके कोलगेट में हड्डी है। वहाँ पर उसका नहीं अल्टीमेट है, लॉस। लॉस तो होगा ही उसका अल्टीमेट, लेकिन भले ही बाद में वो डिस्प्रूव हो जाए, कुछ भी हो जाए। तो बट ये बट बट ये वाला मेरा पॉइंट यही था ना, ये क्लियर मैंने बना पाया अपने पॉइंट को कि अम, क्या कहना चाह मतलब रहा हूँ मैं मुझे इसमें। पॉइंट तो इसमें क्लियर है, लेकिन मतलब हाँ मुझे वो नहीं लग रहा, रेलेवेंट नहीं लग रहा हाँ, है मतलब यहाँ। तो ज्यादा इसको ही खींच लिया। कंक्लूजन में लिख सकता था इसको ना, राइट तो राइट जो राइट तू राइट राइट राइट। पॉजिटिविटी बोल रहा है ना, इसको कंक्लूड कर सकता था। अब हम्म दूसरी बात, कंक्लूजन देख तेरा 2 लाइन का है, हम्म ऐसा नहीं चलेगा। मतलब एक तो कंक्लूजन में कैसे तुझे क्या अप्रोच लगना है, पहले विसल ब्लोइंग को प्रेज करना बंद कर यार अपने यूपीएस या जो भी है। ये करता रहेगा भाई, मेरा ऑप्शन नहीं है यार। रुक, लाइट पर जाती नेट रहती बंद हो जाएगा तेरे यहाँ, मेरा, नेट बंद हो जाएगा मेरा। हाँ, लाइट जाती रहती तेरे यहाँ। अभी गई है मैं। अच्छा, हिमाचल में है तो? हाँ, कौन सी गवर्नमेंट है, चल मत बता। मैं ये पॉलिटिकली न्यूट्रल हूँ। यार एक वोटर पॉलिटिकली न्यूट्रल नहीं रह सकता ना। चलो अब जो तो इस पे आते हैं हम, क्या बोलते हैं इसको, ओशन कंक्लूजन। एसिडिफिकेशन, अच्छा नहीं कंक्लूजन पे, हाँ। पहले कंक्लूजन पे जो तूने
किया है ना कि रायता। कंक्लूड हाँ। कैसे करते हैं भाई, पहले प्रेज करेंगे विसल ब्लोइंग के एक्ट को, हम्म कैसे मतलब फायदा पहुंचाता है, कितना करेजियस जो भी है कीवर्ड्स या एडजेक्टिव्स के साथ, लेकिन हम्म उसके साथ इंस्टीट्यूशनल वीकनेसेस भी बताएंगे कि इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट की कमी या पॉलिसी फेलियर्स क्या है जो विसल ब्लोइंग के जो एक्ट होते हैं वो ज्यादातर नहीं आ पाते, या जो आप आते भी हम्म जैसे टेक इंडस्ट्रीज में, तो हम्म उनको हम्म प्रोटेक्शन नहीं मिल पाती, कहीं सुसाइड हो जाता है तो कहीं गायब भी हो जाते हैं, तो कहीं हम्म बात से हम्म मुकर जाते हैं ऐसा। सही बात है। अब अच्छा ये तो भाई देखिए ऐसे बोल बोल। ये लास्ट टाइम वाला जैसे कंक्लूजन है ना ये, बिल्कुल एकदम लास्ट। और हाँ एक इम्प्रूव करना पड़ेगा जैसे थोड़ा। तो लास्ट टाइम वाला क्योंकि तूने स्ट्रक्चरिंग वो नहीं किया ना, इक्वल क्या बोलते हैं एलोकेशन नहीं किया हर क्वेश्चन के पार्ट को, राइट राइट राइट, किसी को हाँ ज्यादा किसी को कम। दिख रहा है दिख रहा जे- है। मतलब बेसिक तरह ये होना चाहिए कि जितने लाइन का तेरा इंट्रो होगा उतने लाइन का ही कंक्लूजन होगा। क्लियर एक क्लियर क्लियर। स्ट्रक्चरिंग होता है बॉडी में कि तेरे पास पॉइंट्स हैं, तो तू भले ही बॉडी में ना डाल के उसको इंट्रो कंक्लूजन में भी डालने की कोशिश कर, जैसे अगले पार्ट में तूने वो गलती की है, मैं बताऊंगा कैसे। ठीक नहीं है। गॉट इट यार, सही क्लियर पॉइंट है। अब कहाँ गया, ओशन एसिडिफिकेशन एसिडिफिकेशन हुआ। अनलाइक क्लाइमेट वार्मिंग, ये बोला है कि भाई क्लाइमेट वार्मिंग है ना वो डायरेक्ट नहीं इम्प्लीकेशन लाती। ओशन एसिडिफिकेशन वो डायरेक्ट इम्बैलेंस दिखा रहा है कार्बन साइकिल का, ओके। अब डायरेक्ट देखो जो इम्प्लीकेशन। तुमने डेफिनेशन दिया ना एसिडिफिकेशन का, हम्म इसमें क्लियर नहीं हुआ कि एसिडिफिकेशन तो जैसे डिक्रीजिंग पीएच तो समझ आ गया कि उससे एसिडिफिकेशन होता है, हम्म एसिड एसिड बनता है जब पीएच डिक्रीज होता है, लेकिन ओशन में कैसे होता है, तो तूने लिख दिया क्या, ड्यू टू सेवरल फैक्टर्स लाइक ग्लोबल वार्मिंग। हम्म तो मतलब एक प्रोसेस समझाता है ना, कॉज ड्यू टू अपटेक ऑफ CO2 फ्रॉम एटमॉस्फेयर इज अ हम्म डायरेक्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ कार्बन साइकिल इम्बैलेंस। हम्म अब जब हम क्वेश्चन के पहले पार्ट को देखेंगे तो पहला है ओशन एसिडिफिकेशन, ठीक है। अगर दूसरा दूसरा कीवर्ड ढूंढेंगे तो क्लाइमेट वार्मिंग, और तीसरा कीवर्ड है कार्बन साइकिल इम्बैलेंस। राइट राइट। तो अब हमें चूज करना है इसमें से कि तीनों कीवर्ड्स में से हमें मतलब प्रायोरिटी किसको देनी है, तो पहला तो ओशन एसिडिफिकेशन मस्ट है। अब क्लाइमेट वार्मिंग और कार्बन साइकिल इम्बैलेंस में से चूज करना है, तो ऑब्वियसली इसमें क्वेश्चन में ही ज्यादा मतलब फोकस कर रखा है कार्बन साइकिल इम्बैलेंस पर राइट राइट। डायरेक्ट। तो हम उसको भी तो समझाएंगे क्या होता है कार्बन साइकिल इम्बैलेंस। तो वो तूने डायग्राम से समझाने की कोशिश की है, लेकिन कुछ क्लियर नहीं है, जैसे तूने कहीं ये नहीं दिख रहा कि प्रोडक्शन हाई कार्बन कहाँ हो रहा है, फिर कार्बन राइट राइट। सिंक कम कहाँ है, मतलब कार्बन साइकिल इम्बैलेंस होता क्या है। क्लियर 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 क्लियर। सही बात है, ये तो कार्बन साइकिल है, इम्बैलेंस तो दिखा। तो वो बात है कि कार्बन साइकिल इम्बैलेंस वो होता है कि प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है लेकिन जो कार्बन सिंक की ट्रैपिंग एबिलिटी है ना वो कम है। तो जो मैंने इम्बैलेंस में पहला पॉइंट लिखा है वो ये दर्शा रहा है, पर वो अगर डायग्राम बनाया था तो वहां दिखाना चाहिए था ना ये। नहीं नहीं, ये जैसे कि ये तो इम्बैलेंस, वो इम्बैलेंस दिखा रहा है, वो तो राइजन अप दिखा रहा है, लेकिन ये भी तो दिखा कि जो कार्बन सिंक होते हैं जैसे पेड़ पौधे हो गए, ओशंस में ग्रीनरी हो गई, तो उनकी जो कैप्चरिंग कैपेसिटी कैपेबिलिटी है वो, हाँ कैपेबिलिटी वो कम है लिमिटेड। और राइट राइट प्रोडक्शन राइट ज्यादा है। राइट राइट राइट, कर ले क्लियर क्लियर क्लियर। और दूसरा तूने जैसे ये लिखा ना एसिड रेन अल्टीमेटली लीडिंग टू ओशन रिड्यूसिंग पीएच। तो यार एसिडिफिकेशन ऐसा होता है कि जब ओशन में लहरें आती है ना, ओशन ऊपर नीचे ड्वेलिंग होती है, क्या बोलते हैं, ड्वेलिंग ही बोलते हैं ना उसको। हाँ 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 सही बोल रहा है। हाँ, तो वो एटमॉस्फेयर से कार्बन कैप्चर कर लेता है, मतलब हवा ले जाता है ना नीचे ऑक्सीजन ट्रांसफर करने के लिए। हाँ हाँ, ये एसिड रेन तो एक पार्ट है ना, सही बात है कि हाँ। वो एयर कैप्चर भी तो करता है, सही बात है, वो वाला पार्ट रह गया। वेव्स का, वेव्स ड्वेलिंग, ठीक है। अब सेकंड पार्ट पे आते हैं क्वेश्चन के, क्या है क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। अच्छा रुकियो ना, इम्बैलेंस इन कार्बन साइकिल लीडिंग टू ओशन एसिडिफिकेशन, ये तीनों पॉइंट रेलेवेंट है ना यहाँ पे। एक पॉइंट तो वो है रेलेवेंट है, मतलब एक पॉइंट ये तूने प्रोसेस बताया है यहाँ, ठीक है। हाँ CO2 हाँ विद हाँ वाटर फॉर्म्स कार्बन, तो ये प्रोसेस है एक तरीके से, हाँ राइट राइट। इम्बैलेंस नहीं है ये। परफेक्ट है, परफेक्ट बात बोली तूने कि इम्बैलेंस में तो ये बताना कि भाई सिंक हो रहा है एसिड, पर वो बस मतलब की नहीं है ना तो यहाँ ओशन को ठीक। सिंक के
सिंक के एग्जांपल दे सकता था कि कैसे Perfect. सिंक घट रहे हैं डिफॉरेस्टेशन की वजह से, चाहे Perfect. ओशन बायोडाइवर्सिटी लॉस की वजह से ऐसा। ग्रेट एनालिसिस भाई, बिल्कुल परफेक्ट है ये पॉइंट। ठीक है। दूसरा जो दूसरा पार्ट है क्वेश्चन का वो है implications on global marine biodiversity and blue economy। ठीक है, तो तूने जो यहाँ कहानी लिखी है ना 9 पॉइंट में, ये देख ले। पहले तो तूने स्ट्रक्चरिंग है कि इतना लंबा कोई मतलब कोई पढ़ेगा ही नहीं भाई, ये क्या है, पूरा एक फरमान लिखा है तूने। ठीक है, और दूसरा ब्लू इकोनॉमी बिल्कुल गायब है। अब तो ऑस्ट्रेलिया का कितना $1 बिलियन कोरल रीफ से होता है, मालदीव, मतलब ये साउथ ईस्ट एशियन के कंट्रीज कितना ब्लू इकोनॉमी पे डिपेंडेंट है, ये सब मेंशन करना चाहिए था। फिर कोरल के मरने से कितना लॉस होता है, ऑस्ट्रेलिया को लॉस हुआ है भी, मतलब ये सब मेंशन करना चाहिए था ब्लू इकोनॉमी। ठीक है, पर फॉर एग्जांपल अगर ये 15 मार्क्स का होता तो उस केस में तो ये 9 पॉइंट ठीक है, फिर अगले पेज पे मैं लिख सकता था ना ब्लू इकोनॉमी का अलग से। भाई देख 9 पॉइंट ठीक है, बहुत अच्छा, लेकिन ऐसा मैं फरमान नहीं करूंगा। इसमें 20 में मुझे वो भी चाहिए, वो क्या बोलते हैं, माइंड मैप। कुछ चीजें तू पॉइंट के माध्यम से बता, कुछ चीजें माइंड मैप बना। जैसे कि ये पिछले क्वेश्चन में अगर हम देखें, जैसे तूने ये राइज इन विसल ब्लोइंग रिस्क, ऐसा थोड़ा विजुअली अच्छा लगता है और स्ट्रक्चर्ड वे में लगता है। अब देखिए जैसे तूने लिखा है ना ये इम्प्लीकेशन, मतलब तूने पन्ना भर दिया है, ऐसे फरमान लिखा है कि पहले ये इस पे मोनोटोनस हो गया बहुत ज्यादा। मतलब मुझे देखना है क्या क्वेश्चन आंसर में कि तूने लिमिटेड वर्ड्स में ज्यादा कैसे समझाया है। तो मैं कहीं ग्राफ देखूंगा, कहीं तेरा डायग्राम देखूंगा, कहीं माइंड मैप देखूंगा। ठीक है। ठीक है, अब तूने कंक्लूजन में वही गलती की है। मतलब ओशन एसिडिफिकेशन को तुम्हें कंक्लूड करना है तो पहले तो तूने उसको लिखना है कि बैड इम्पैक्ट, मतलब बायोडाइवर्सिटी और इकोनॉमिक लॉस किस हद तक हो रहा है, प्लस उसको सब्सटेंशिएट करना है पॉलिसी मेकिंग चेंजेस से, कैसे डिफरेंट लेवल पे पॉलिसी मेकर्स ट्राई कर रहे हैं ओशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जैसे अभी शायद कुछ ओशन के अंदर कोई पैक्ट साइन हुआ था, समुद्र के अंदर कहीं साउथ ईस्ट एशिया में, पता नहीं कहाँ, बाली में या कहीं ऐसा। तो वैसे एग्जांपल के साथ उसको बैक करना है अपने कंक्लूजन पे। राइट मैंने तूने क्या फालतू में ऐसे लिखा। तो नहीं, ये सारे पॉइंट है रेलेवेंट ही ना, ऐसी बात तो नहीं कि कुछ हर को लिखा है। नहीं, अच्छा ये जो 8 पॉइंट लिखा है ना तूने, हाँ रेलेवेंट है। जैसे अब देख क्वेश्चन छोटा आएगा, तुझे पिक एंड चूज करना है कि सबसे हार्ड हिट कौन सा कर सकता हूँ मैं। अब तूने सेल बायोलॉजी लिखा है यहाँ, तो यार जो ओवरऑल इम्पैक्ट देगा ना तो ओशन एसिडिफिकेशन से यार उसके सेलुलर लेवल पे क्या चेंज आ रहा है, ये थोड़ी मुझे इंटरेस्ट है जानने में। ये इंटरेस्ट है कि भाई लॉस कितना हो रहा है, कौन सी डाइवर्सिटी लॉस हो जा रही है, तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। मेरा इसमें थोड़ा इंटरेस्ट है कि सेल बायोलॉजी में क्या चेंजेस आ रहे हैं। माय पॉइंट इज कि मेरे पास जैसे इसका ना कंटेंट नहीं था, तो मैं पहले क्वेश्चन में क्या कर रहा था ना कि कंटेंट गैदर कर रहा था, फिर आंसर लिख रहा था, तो उसमें रेलेवेंसी ज़्यादा थी। ये मैंने अपने आप को चैलेंज दिया कि मैं 9 मिनट के अंदर विदाउट एनी कंटेंट मैं क्या लिख रहा हूँ। तो उस केस में अगर फॉर एग्जांपल वैसा क्वेश्चन, तो ये बिलो एवरेज ना सही तो, पर एवरेज आंसर है ये। एवरेज है। देख हम यहाँ जब क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे हैं ना, तो जिस लेवल का डिस्कस कर रहे हैं ना वो क्लोज टू आइडियल है, क्या आइडियल आंसर ऐसा होना चाहिए। नहीं राइट नहीं पेपर में आइडियल आंसर नहीं होता है, पेपर में प्रॉम्प्ट आंसरिंग होती है। राइट हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो क्लोज टू आइडियल कर रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है हर बार। तो 20 क्वेश्चन होंगे ना तेरे, 20 क्वेश्चन, तो 2 क्वेश्चन होंगे जिसमें तू आइडियल आंसरिंग कर पाएगा। परफेक्ट, सही बात है। मतलब इसमें ये तूने बिल्कुल मेरे को मोनोटोनस, हम जो डिस्कस कर रहे हैं ना, हम आइडियल आंसर डिस्कस कर रहे हैं। जैसे मॉडल आंसर होता है ना, कि मॉडल आंसर कैसा होना चाहिए, परफेक्ट होना ही वो चाहिए ना। ये डिस्कस करके फायदा क्या है, तो लिख देंगे। डिस्कस तो वही करना चाहिए। अच्छा देखियो मैं ज्यादा स्ट्रेच कर रहा हूँ।
कोरोजन इन ऑफशोर पेट्रोलियम प्लांट। तो मैंने ये दिखाना चाहता कि ब्लू इकोनॉमी में भी प्रॉब्लम आती है जब कोरोजन आ जाता है। क्या देख, वही मैं बोलूंगा कि इररेलेवेंट पॉइंट है। अगर तूने खींचा है पॉइंट को, सेल बायोलॉजी क्या होता है, कोरोजन बढ़ जाता है, कहाँ कोरोजन बढ़ जाता है भाई? पेट्रोलियम प्लांट्स में। ये कोई केस है, कहीं पड़ा है? अरे होता ही है, और क्या। मतलब मैंने तो कहीं पढ़ा नहीं है, लेकिन वही मैं बोल रहा हूँ कि यार तुझे ना बायोडाइवर्सिटी, उससे ओशन बायोडाइवर्सिटी से पूछा है, ना कि मैनमेड स्ट्रक्चर में पेट्रोलियम प्लांट में क्या कोरोजन आ जाता है। ठीक है, समझ गया, नहीं परफेक्ट है बात तेरी। पेट्रोलियम प्लांट बनाने से तो ओशन बायोडाइवर्सिटी और खराब होगी। सही बात है। और एक एक चीज मैंने नोटिस करी, मोनोटोनस वाली तूने सही बात बोली। तीसरा, जो ब्लू इकोनॉमी उसको अलग हेडिंग करनी चाहिए थी। ब्लू इकोनॉमी एक अच्छा, मतलब ये है ना, जैसे आंसर का स्ट्रक्चरिंग हो जाता है तेरा 3 पार्ट में। राइट, पहले तूने इम्बैलेंस बताया, पहले तूने इंट्रो दिया, फिर इम्बैलेंस, फिर इम्प्लीकेशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, फिर ब्लू इकोनॉमी, फिर कंक्लूजन। क्लियर क्लियर क्लियर। WTO वाला पे आ जाए। WTO discuss the significance of WTO dispute settlement system and analyze how dysfunctional impact smaller economy. पहली बात तो तू ना ये ब्रैकेट से बच, या तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन लिख या तो WTO लिख, क्योंकि क्वेश्चन में पहले से WTO है मेंशन्ड। हाँ, क्यों फालतू में अपने क्यों। वर्ल्ड लिमिट बढ़ा रहा है? और सही दूसरी बात है। बात है, इसमें तूने कीवर्ड्स भी नहीं लिखे कि प्रमोट क्या, प्रमोट बैलेंस, एफिशिएंट, जस्ट ग्लोबल ट्रेड, कुछ तो लिख। एडजेक्टिव कहाँ है इसमें। कोई कैंपेन थोड़ी करता है WTO की ग्लोबल ट्रेड करो, ऐसा थोड़ी। मतलब एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन या जस्ट जुडिशियल सिस्टम टाइप है, क्वाजी राइट। जुडिशियल बोल सकता है। ये भी कीवर्ड तू डाल सकता है, क्वाजी जुडिशियल, ये सब रेलेवेंट कीवर्ड्स हैं। सही बात है, ठीक है, सही बात है, मेरे दिमाग में आया था ये। ठीक है, ठीक है, अब ठीक है। दूसरा जो तूने लिखा है स्मूथ वर्ल्ड ट्रेड होने का या कंपाइलेंस का, तो पहला तो तूने लिखा है टू रिड्यूस टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स। ऐसा थोड़ी होता है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है भाई। WTO का एम नहीं पूछ रहा है तुझसे, वो इसका पूछ रहा है, क्या बोलते हैं, डिस्प्यूट सेटलमेंट का पूछ रहा है कि डिस्प्यूट सेटलमेंट टैरिफ नॉन टैरिफ थोड़ी करता है, वो तो WTO करता है। अरे नहीं, सिग्निफिकेंस पूछा ना, तो मैंने ये बताया कि ये एक सिग्निफिकेंस है कि रिड्यूस करता है टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर को अगर डिस्प्यूट होता है तो। भाई वो WTO के दूसरे लॉज हैं, ये WTO डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सही बात है। दूसरा चीज तुझे मैंने सिग्निफिकेंस बताना है ना, तो उसके थोड़े केसेस बताने पड़ेंगे कि जैसे इंडिया को क्या बोलते हैं, इंडिया के अगेंस्ट कहीं WTO का वो आया, ऑर्डर आया, चाहे किसी अमेरिका के अगेंस्ट आया, तो कितने करोड़ का है, कितना, किसको क्या फायदा हुआ, क्या लॉस हुआ, ये 2-3 पॉइंट्स तो डालेगा ना, तब सिग्निफिकेंस पता चलेगा ना। ये तो जो तूने लिखा है कि प्रोवाइड फोरम, अच्छा जेनरिक है, सब लिखेंगे। प्रोवाइड सही बात। इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी, सब लिखेंगे। बूस्ट फोरम इकोनॉमी का नाम कैसे? कुछ तो हो, फोरम का नाम हो, कोई अच्छा काम करा हो किसी फोरम ने, किसी स्मॉलर मतलब इकोनॉमी को जैसे फायदा हुआ हो। WTO ने कुछ केसेस रिजॉल्व भी तो किए होंगे, हाँ, 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 सही बात है, सही बात तो है, सही एक बात दो है। केसेस का एग्जांपल। अब बूस्ट वर्ल्ड इकोनॉमी कैसे? ठीक है, अब जो डिसफंक्शनल, तूने डिसफंक्शनैलिटी के बारे में लिखा है, तो ये बताना भूल गया कि क्यों डिसफंक्शनल है, अपॉइंटमेंट नहीं हो रही, या कहीं इंटरनल रिफ्ट है, या क्या है। ठीक है, अब आ हाँ, जाते हैं कि डिसफंक्शनल से क्या इम्पैक्ट पड़ता है। पहला स्मॉलर। पॉइंट ठीक है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्वेश्चन का ही हिस्सा है, क्वेश्चन ही है कि वो तो मल्टीलेटरल ट्रेड में है, तूने वही लिखा है। जो डिपेंडेंट ज्यादा है वो है। कौन सा तो दूसरा वही पॉइंट लिखा क्यों है, सही है। नहीं, मैंने लिखा ना कि डिपेंडेंट मोर ऑन ट्रेड फॉर एसेंशियल्स, कि भाई एसेंशियल तो होते नहीं, छोटे हैं ना वो। वर्ल्ड ट्रेड, फूड, ऑयल। वही मतलब क्वेश्चन ही वही है कि जो जो छोटी इकोनॉमी है वो मल्टीलेटरल ट्रेड पे पे ही डिपेंडेंट है। रिलायंट है। हाँ, तूने पर उसी मैंने को बताया घुमा के कि लिखा है। उससे घुमा के तो लिखा है, पर मैंने बताया कि क्यों है वो। हाँ, कि अब भाई सुन, मतलब इसमें तू पॉइंट क्या क्या ऐड कर सकता था, फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक लॉसेस। पहले जो
किसी छोटी इकोनॉमी को इकोनॉमिक लॉसेस होंगे ना जब डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं होगा। दूसरा, इन्फ्लेशन बढ़ सकता है कहीं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। अनफेयर प्रैक्टिसेस जैसे सब्सिडीज देना, जैसे इंडिया में क्या होता है कि शुगर केन पे इंडिया गवर्नमेंट ने मतलब ज्यादा सब्सिडीज दी थी, तो ब्राजील और इन सब ने WTO में केस डाल दिया था। ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स, ये सब। राइट। फिर करेंसी मैनिपुलेशन भी होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट वो करने के लिए, तो वो सारा चीज WTO में को देखना पड़ता है। तो डिसफंक्शनल है WTO, तो ये सब चीजें देखेगा ही नहीं। परफेक्ट, मैनिपुलेशन, सही बात है। बाकी सब तूने पॉइंट ठीक लिखे हैं। जो ये लिखा, दे आर मोस्टली लीस्ट डेवलप्ड हेंस डिपेंडेंट ऑन FDI का कहाँ क्या आ गया इसमें? एक्सपोर्ट इंपोर्ट में कैपिटल करंट अकाउंट डेफिसिट कहाँ से आ गया है? यार मोस्टली LDC, मैं ये बताना चाहता कि LDC है ना, तो उनका कैपिटल तो होता नहीं है। तो ये जब ट्रेड का भी होता है ना, ट्रेड में तो कैपिटल बैलेंस ऑफ पेमेंट अलग है और CAD अलग है। सुन तो ले, बात सही है तेरी, पर जो ट्रेड है, ट्रेड का तो सबसे जो सुप्रीम पार्ट है वो कैपिटल है ना। ट्रेड में लेबर, लैंड, टेक्नोलॉजी और FDI। नहीं, ट्रेड का सबसे सुप्रीम पार्ट है मैन्युफैक्चरिंग। अरे नहीं, वो अलग, जैसे FDI है ना, FDI का रिलेशन ही नहीं है ना। यहाँ FDI से क्या रिलेशन है? ट्रेड चीजों के एक्सचेंज से FDI का क्या रिलेशन है? FDI भी तो ट्रेड में आता है ना, हम एक्सपोर्ट करते हैं ना कैपिटल को। जो एक्सपोर्ट में, अरे यार नहीं यार, एक्सपोर्ट ऑफ मनी नहीं होता ना कभी। ये समझ, कैपिटल एक्सपोर्ट होता है भाई। लेबर सबसे, सुन मेरी बात, जो टॉप पे सबसे पहले एक्सपोर्ट होता है वो होता है मटेरियल, गुड्स, फिर होती है सर्विसेज, फिर होती है लेबर, और फिर होता है FDI टॉप पे होता है। तो जापान है, जापान एक्सपोर्ट में क्या करता है? एक्सपोर्ट कैपिटल तो इकोनॉमी पढ़ते हैं ना, जब हम क्या बोलते हैं, जब हम इकोनॉमी पढ़ते हैं ना, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट और इन्वेस्टमेंट को अलग अलग पढ़ते हैं। तो तुझे यहाँ मिक्स नहीं करना, मैं ये बता रहा हूँ। ठीक है, नॉट रेलेवेंट है। नॉट रेलेवेंट है, तूने मतलब घुसाने के लिए घुसा है ये FDI का पॉइंट। ठीक है। और सारे बाकी पॉइंट ठीक लिखे हैं। अब तूने वही कंक्लूजन में क्या करना, तुझे WTO का जो आइडिया है वो जुडिशरी का या क्वाज़ी जुडिशियल नेचर का, उसको प्रेज करना है कि हाँ बहुत बढ़िया है। लेकिन ये भी हाईलाइट करना है ना कि उसके डिसफंक्शनल से क्या क्या लॉसेस हो रहे हैं और क्यों, क्या नीड है डिसफंक्शनैलिटी को ठीक करने की। राइट। तो तूने क्वेश्चन ही रिपीट कर दिया। और तो एक तूने बात गौर मारी कि मतलब मेरे पॉइंट्स छोटे हैं तो छोटे हो रहे हैं, है ना? ठीक है, छोटे हो रहे हैं तो तू ज्यादा लिख रहा है ना, ये दिक्कत हो रही है ना। छोटे हो रहे हैं तो 12 पॉइंट लिख रहा है जहाँ जरूरत नहीं है। तो कुछ भी मतलब कोरोजन लिख दे रहा है जब वहां जरूरत नहीं है कोरोजन की। तो अरे मतलब वो पॉइंट है भी यार, क्यों नहीं है कि जो ओशन इंफ्रास्ट्रक्चर वो खराब होता है ना। पॉइंट बहुत होते हैं, लेकिन जब वर्ड लिमिट तू यार 150 वर्ड की लिमिट तूने वहां, ये देख क्वेश्चन में दिखाता हूँ तुझे, ये जो तूने ये देख ब्लू इकोनॉमी जो तुझे दिख रहा है, ये तूने 150 वर्ड उसमें लिखा है। ये 15 नंबर का है, ये तो छोड़। ये जो तूने लिखा है, ये तू वर्ड लिमिट अपनी चेक कर पहली बार, कहाँ 150 में लिख रहा है तो वो कहाँ 250 में लिख रहा है। ठीक है। ओके, डन। बुद्धिज्म ट्रेडिशन वर्सेस वैदिक ने हमारी जो इंडियन सोसाइटी है ना, उसकी प्रैक्टिसेस को इवॉल्व कराए, और राइवलरी जो थी दोनों में वो सोशल और पैट्रोनेज सिस्टम में रिफ्लेक्ट होती है। पहले राइवलरी से शुरू कर देते हैं। बुद्धिज्म और वैदिक ट्रेडिशन में राइवलरी ये पूछा है, तो हम ना इंट्रो को ना किसी फिलॉसफी से चालू कर सकते थे। जिसको लिखा है कि बुद्धिज्म अलोंग विद नॉन वैदिक रिलीजन चैलेंज द डोमिनेंस ऑफ वैदिक रिलीजन। तो ऐसे भी लिख सकते थे इसको एक ही लाइन में कि बुद्धिज्म चैलेंज द अथॉरिटी ऑफ वेदास बाय इट्स फिलॉसफी ऑफ निर्वाणा। कुछ वर्ड या फिलॉसफी आ गए ना, या तो वैदिक फिलॉसफी से चालू करके लिख सकता था चैलेंज्ड बाय बुद्धिस्ट। राइट। मतलब इसमें थोड़ा पर्सनल टच भी आता है ना। बुद्धिज्म मैंने बता तो दिया कि भाई बुद्धिज्म और ये अगेंस्ट में आए,
पर बुद्धिज्म क्यों आया अगेंस्ट में, जैसे लाइक मतलब फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू है ना मेन, वो देना था, राइट तो वो राइट राइट, करेगा। ठीक है ठीक है। अब देख, जो दूसरा दूसरे पार्ट का तूने पहला पॉइंट लिखा है ना, हम्म। ये ये यहाँ लिखा है इवोल्यूशन ऑफ इंडियन रिलीजियस प्रैक्टिसेस। तो जो तूने ये पहला पॉइंट लिखा है वो इमीडिएट लिखा है या विद टाइम लिखा है, ये बता। विद टाइम। विद टाइम लिखा है। हम्म। एग्जाम्पल की तरह बता सकता है कि कैसे विद टाइम? अरे क्योंकि पहले वैदिक रिलीजन में हम सिर्फ नेचर और इसकी पूजा करते थे, जो हमारे प्रिमिटिव गॉड होते थे उनकी फोकस करते थे। धीरे धीरे जब स्तूप आने लगे तो उसका कंस्ट्रक्शन बढ़ने लगा, तो फिर उसके बाद जो मतलब ये हमारा प्री कंसेप्ट नोशन है यहाँ कि टेम्पल आर्किटेक्चर बाद में आया, स्तूपा पहले आया। नहीं इसमें भाई प्रोमिनेंट हुए, ये वह पुश बोला है इसमें मैंने एक यार, बार प्रोमिनेंट। R&D कर लियो। ये देखिए पॉइंट बहुत सारे मतलब लिखते हैं लोग, लेकिन मैं बचता हूँ। मैं क्या करता हूँ ना कि जैसे कि मुझे अगर कोई दिखेगा तो बुद्धिज्म ने अपोज क्या क्या किया है वैदिक रिलीजन का, ये बता। बता। अपोज तो सबसे पहला वो करा ना कि हम अ, जैसे रिचुअल्स, वेदास हाँ के क्या है, कर्म कांड को अपोज किया। वैदिक रीजन थोड़ा रिजिड हो गया था, कर्म कांड और किसी ऐसे नहीं बोलेंगे इंटरमीडिएटरी ना, जो ऐसे नहीं बोलेंगे हम। बोलेंगे एग्जैक्ट कि क्या अपोज किया, कर्म कांड के को अपोज किया। ठीक है, कर्म कांड, रिचुअल, एनिमल सेक्रीफाइस, ये सब अपोज किया। तो हम जब इवोल्यूशन में लिखेंगे ना, हेलो, हेलो। इंटरनेट गया तेरा? अबे हाँ नेट क्या ना, मैं फोन से आ गया। तो जो ये पॉइंट है ना स्तूपा वाला, हाँ थोड़ा डिबेटेबल है ये, हाँ। नहीं नहीं, वो है, और बहुत सारे लोग लिखते हैं इसको, मैं ये मान रहा हूँ। लेकिन देख, हम्म मतलब तो मैं ये बता रहा हूँ कि एक बेटर अप्रोच कैसे लिया जा सकता है कि ये बुद्धिज्म ने अपोज क्या किया, पहले हम ये फिगर आउट करेंगे। कर्म कांड हम्म अपोज किया, एनिमल सेक्रीफाइस अपोज किया। हम्म तो रिलीजन इवॉल्व कैसे हुआ कि कर्म कांड और एनिमल सेक्रीफाइस में कमी आ गई, आई है कि नहीं? पहला पॉइंट। और ये मैंने दूसरा पॉइंट जो फोर्थ, तुमने, जबकि टॉप पे आना चाहिए था ये। ये तेरा फोर्थ पॉइंट नहीं है। फोर्थ पॉइंट है ही नहीं हाँ, तेरा, ये है ही नहीं पॉइंट। चैंटिंग मंत्रा एंड रिसाइटेशन इज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय वैदिक ट्रेडिशन। अच्छा ये तो मैंने बोला कि इन्फ्लुएंस कैसे हुआ, अच्छा 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 अच्छा। दूसरा पॉइंट मैं ये बता रहा हूँ, जैसे तुमने रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल इक्वालिटी लिखा है, ठीक है। हम्म हम्म तो वैदिक ट्रेडिशन में क्या है कि ये क्या बोलते हैं, अटेनमेंट ऑफ एनलाइटनमेंट के पाथ अलग अलग हैं। मतलब कि अगर तू वैश्य है या चाहे शूद्र है चाहे कुछ भी है, तू एनलाइटन हो सकता है, अलग अलग पाथ है तेरे। लेकिन बुद्धिज्म में क्या है, एक ही पाथ है सबके लिए। तो राइट तू राइट इस राइट राइट इस पॉइंट को घुमा के लिख सकता है कि बुद्धिज्म का ट्रेट आ गया सब में। कि जैसे कोई शूद्र ऐसा बोले कि नहीं, मुझे तो ब्राह्मण जैसे ही एनलाइटन होना है, मुझे राइट अपनी इस राइट पाथ राइट। पे नहीं होना। तो इसमें बुद्धिज्म का बहुत बड़ा ट्रेट आ गया अभी तक है कि हम लोग एक पाथ ऑफ एनलाइटमेंट फॉलो करना चाहते हैं, अलग अलग जो या वैदिक ट्रेडिशन है उसको ना फॉलो करके। हाँ इस मेरा पॉइंट वही को तो, पॉइंट था कि स्पिरिचुअल हाँ, इक्वालिटी आई, तो पॉइंट तो मेरा वही था। मतलब वही है तेरा पॉइंट, मैं वही बता रहा हूँ, मैं फर्दर एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसको। हाँ थोड़ा क्लीन नहीं है ये पॉइंट लिखा हुआ। अब देख, तीसरा जो पॉइंट है, जो तूने आइडल वर्शिपिंग लिखे है ना, हम्म। तो तू इसमें ये भी लिख सकता है कि देख, बुद्धिज्म में आइडल वर्शिप का कॉन्सेप्ट नहीं है, अगेंस्ट आइडल वर्शिप है, लेकिन हिंदुइज्म के इन्फ्लुएंस में वहां भी आइडल वर्शिप शुरू हो गई। हेलो। भाई तेरे फोन में नेट नहीं चलता है क्या? चल तो रहा है मेरा, बढ़िया चल रहा है। बंद जा किस ले रहा है, मतलब डिस्कनेक्ट कैसे हो जा रहा है? अरे अभी तो चल फोन से आ गया हूँ ना, मेरे नहीं होगा अभी। तो नहीं ये वाला पॉइंट क्या क्लियर नहीं है मेरा, जो मैं कहना चाह रहा था थर्ड पॉइंट। देख, पॉइंट ये है कि रिलीजियस इवोल्यूशन कैसे हुआ ना, तो बुद्धिज्म शुरू हुआ था, ये भी तो दिखाया गया ना कि बुद्धिज्म शुरू हुआ था आइडल वर्शिप नहीं करनी हमें हमें सही बात। हाँ हाँ हाँ। लेकिन विद विद टाइम
हिंदुइज्म के इन्फ्लुएंस में ये भी लोग आइडल वर्शिपर्स बन गए। पॉइंट यही था मेरा। लेकिन नहीं समझ आ रहा। ठीक है ठीक है। अब जो तूने छठा पॉइंट लिखा ना, वो वेदा मेंटल हेल्थ, वो अच्छा पॉइंट है। क्या हो गया भाई आज? पता नहीं पापा का फोन था। मेंटल हेल्थ और योगा सीए मैंने बोला कि रिलीजियस पार्ट का प्रैक्टिस वन का पार्ट बन गया। अब मैं एक और पॉइंट यहाँ ऐड मतलब सजेशन दे रहा हूँ कि जो वैदिक आइडिया ऑफ धर्म था ना, धर्मा, वैदिक आइडिया ऑफ धर्मा, वो सिंपल slowly became simpler to compete with Buddhist idea of Dham. राइट। सिंप्लीफिकेशन होगी इसकी, सही बात है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। The rivalry also shaped the society. जैसे तूने लिखा ना, influence of casteism on social practices, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, challenge caste system, create a new section of people emerge disbelieving caste system, ऐसा। क्योंकि सोसाइटी कैसे चेंज हुई है, सोशल नॉर्म ये है ना कि डिफरेंट क्लास क्रिएट हो गई अगेंस्ट कास्टिज्म। How this rivalry shaped the societal norms and patronage system. पहले नॉर्म्स क्या थे, कास्ट बेस्ड या जो भी थे, सोशल नॉर्म्स के बाद बता रहे। ठीक। लेकिन अब एक और नया सेक्शन क्रिएट हो गया ना, डिसबिलीविंग कास्ट, कास्टल नॉर्म्स और जो भी है। और दूसरा है कि बर्थ, डेथ, मैरिज, फेस्टिवल, वे ऑफ सेलिब्रेशन चेंज। जो भी हिंदुइज्म में, हाँ मतलब हिंदुइज्म में बर्थ और डेथ के टाइम जो भी रिचुअल्स होते हैं, जो भी मतलब एक तरीका होता है, मैरिज का तरीका मतलब वैदिक ट्रेडिशन में अलग है। अभी तो अंबेडकर को मूर्ति के सामने लोग शादी कर लेते हैं। आइडिया वही है लेकिन थीम चेंज हो गया। राइट। ठीक है। अब उसको ना, अब तीसरा है हार्मोनी, टॉलरेंट सोसाइटी एक्सेप्टिंग रिलीजियस हार्मनी। ये मुझे समझ नहीं आया। अरे क्योंकि दोनों एक साथ चले ना, तो एक दूसरे को एक्सेप्ट करा उन्होंने। हाँ, तो इसको हम हार्मोनियस कॉन्फ्लिक्ट बोल सकते हैं, या एसिमिलेशन ऑफ बुद्धिज्म इनटू हिंदुइज्म। क्योंकि आज का जो हिंदू है, देख, आज हम जो हैं, हमें ये नहीं पता कि हम कितना बुद्धिस्ट ट्रेडिशन भी फॉलो करते हैं। फॉर एग्जांपल मंदिर ना जाना, ठीक है, मतलब हम ऐसा करते हैं, हम तो भाई कर्म कांड पे विश्वास नहीं करते। तो एक तरीके से वही ट्रेट है, लेकिन हम हिंदू हैं, हम बुद्धिस्ट नहीं है। ऐसे हम बता सकते हैं कि सोशल नॉर्म्स कैसे चेंज हो गए, कि जो जैसे कि जो शंकराचार्य थे पहले, वो जब निकले तो उससे पहले मेजॉरिटी बुद्धिस्ट हो चुका था इंडिया, ऐसा बोलते हैं। सही बात है। ठीक है, लेकिन उन्होंने ये क्या बोलते हैं, शास्त्र परंपरा या जो भी है, शास्त्रार्थ करके उसको उन सबको फिर से विद इन द फोल्ड ऑफ हिंदुइज्म ले आए। सही बात है। लेकिन हमारी जो अभी हम जैसे सोचते हैं, उसमें पैटर्न देखिए कि मतलब जो वैदिक ट्रेडिशन है वो तो फॉलो होता है, लेकिन उसमें कमी आई है। हाँ, मिक्स हो गया। हाँ, तो ये पॉइंट है सोशल नॉर्म्स का, ये भी तो देख सकता है। ठीक है, ये चौथा पॉइंट ठीक है, पांचवा भी ठीक है। पांचवा यार अलग बना के, पांचवा ना बना के पैट्रोनेज अलग बनाता। ठीक है, और फिर ये कंक्लूजन वही बेकार था। कुछ रियल फैक्ट्स रखता है यहाँ पॉपुलेशन रिगार्डिंग कि कैसे एसिमिलेशन हुआ, चाहे अब दोनों कैसे एक मतलब क्या बोलते हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में है, बुद्धिज्म को हिंदुइज्म का अंडर ही माना जाता है कॉन्स्टिट्यूशनली। तो अगर मैं ये लिखता, ये तो चलता हो कि भाई लाइक कि मतलब जो टसल है उसने कल्चरल डायनामिज्म को जन्म दिया और हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन में रिफ्लेक्ट होता है, जैसे कि ये केस। अलग अलग थिंग्स बता रहा हूँ, जैसे कि देख, डायनामिज्म तो हमने देख लिया, तो ये भी बता सकता था ना कैसे, मतलब एक अभी इंडिया में ही बुद्धिस्ट कम है और बाकी जगह ज्यादा है। चाइना हो गया, चाहे जापान हो गया, क्यों ऐसा, मतलब एक सोच, एक थिंकिंग तू रख सकता था, क्यों ऐसा हुआ। कॉमन बन गया ना, वो हमारे अंदर ही आ गया। सही बात है।
Okay, ठीक जी. है। अब Analyze the role of motive and symbolism in traditional Indian art form and discuss how they reflect the cultural ethos of their religion. तो दो पार्ट है, मोटिव और सिंबलिज्म है ना, जो वो कैसे आर्ट फॉर्म में दिखता है, और दूसरा वो हमारे जो कल्चरल के इथोस है ना वो रिफ्लेक्ट करता है. तो पहले तूने शुरू किया मोटिव के डेफिनेशन से। तो यहाँ डोमिनेंट आइडिया की जगह तू यहाँ थीम, पैटर्न, ये कुछ यूज कर सकता है। रिकरिंग थीम या रिकरिंग पैटर्न। तो सही बात है, सही बात है. ठीक है। इनडायरेक्ट अब एक्सप्रेशन सिंबल. बाकी तूने ठीक, मतलब ठीक है, चलने लायक है। हम्म. फिर रोल ऑफ मोटिव पे आते हैं या सिंबलिज्म। यहाँ तो रोल ऑफ मोटिव एंड सिंबलिज्म की जगह ये लिख सकता था कि मोटिव एंड सिंबलिज्म होल्ड इम्पोर्टेंट पोजीशन इन इंडियन आर्ट फॉर्म लाइक। राइट. पर पता है यार, ये बात तो तेरी सही कि रीमॉडिफाई करता, पर पता नहीं मैंने कहाँ सुना एक जगह पे कि डायरेक्ट वन टू वर्ड लिखा कर वर्ड में, तो वही वर्ड टू वर्ड. बता रहा हूँ। देख, तुझे वर्ड टू वर्ड तो लिख रहा है, लेकिन तुझे ये बताना है कि इसमें तू रूल क्या बताना चाह रहा है। तो मैं ये तेरे दिमाग में डाल रहा हूँ क्या इम्पोर्टेंट, मतलब इम्पोर्टेंट पोजीशन क्यों, ये क्वेश्चन यही पूछ रहा है ना कि रोल क्या है। तो मैं ये बता रहा हूँ कि एक इम्पोर्टेंट पोजीशन होल्ड करते हैं इंडियन आर्ट फॉर्म में। इससे शुरू करूंगा। ओके 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 ओके. मैंने बता दे कि भाई वो रोल प्ले करते हैं, पर वो क्या प्ले करते हैं, मतलब मतलब रोल के ऐसे बारे में. क्या उनका फंक्शन क्या है। रोल इम्पोर्टेंट ही है ना, जब भी मतलब एक मैं थीम दे रहा हूँ, प्री बेस थीम की इम्पोर्टेंट पोजीशन है, क्यों है। अब मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ जो तूने। अब देख, वहां जैसे तू यहाँ नटराजा को पहले लिखता है, नटराजा, नटराज सिंबलाइजिंग डिस्ट्रक्शन बाय कॉस्मिक डांस। तो तूने उल्टा थोड़ा लिखा, ठीक है। सेक्रीफाइस, ये सब ठीक है। तो मतलब बहुत सारे एग्जांपल दे सकता था इसमें, जैसे कि लोटस, स्वास्तिक, नंदी, हर जगह शिव जी के टेम्पल के बाहर नंदी बैठे रहते हैं। फिर गॉड्स विद वेपन, सिंबल ऑफ प्रोस्पेरिटी, बुक्स, वीणा, ये सब सिंबॉलिक ही है एक तरीके से, ठीक है। टेम्पल आर्किटेक्चर लाइक ह्यूमन बॉडी, हर जगह, ठीक है। अब ये तूने कल्चरल इथोस का क्या, अब देख तूने क्या किया है, कितना एक पेज का तूने फरमान लिखा है इसमें। तो स्ट्रक्चर ही नहीं है इस क्वेश्चन में। जो तू पहले पार्ट को रोल ऑफ मोटिव में और तो पॉइंट्स इंक्लूड कर सकता था, चाहे माइंड मैप बना सकता था, जो मैंने अभी पॉइंट बनाया वो इंक्लूड कर सकता था। तो तूने इसको पहले पार्ट को छोटा रखा और दूसरे पार्ट को पूरा नाम बता कितना दीजिए वो स्ट्रेच भी. किया। और कंक्लूजन देख ले कितना, मतलब 2 लाइन का कंक्लूजन। सबको सबको मतलब एक डिग्निफाइड वर्ड लिमिट देना कि या तो बॉडी को खींच के लंबा कर दे रहा है, फिर कंक्लूजन 1 लाइन 2 लाइन, ऐसा नहीं है ना। कंक्लूजन को 2-3 लाइन, मतलब कंक्लूजन जरूरी इसलिए होता है कि एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव बताता है उसमें क्या है, उनके फायदे, डीमेरिट्स, मेरिट्स, उनकी पोजीशन, ये सब कंक्लूड होता है। उसको कंक्लूड करना होता है, तो वो भी एक इम्पोर्टेंट पोजीशन होल्ड करता है आंसर राइटिंग। ये नहीं कि पहले मतलब एग्जामिनर बॉडी देख के खुश हो जाएगा, कंक्लूजन देखेगा। ठीक है, नहीं क्लियर बात है ये. और ये मोनोटोनस मेरे को भी पढ़ने में मोनोटोनस लग रहा है, अजीब सा ही. अच्छा, पर मुझे ये बता, जो ये इंडिविजुअल पॉइंट्स है वो ठीक है, रेलेवेंट है, मतलब कि ठीक है। मतलब समझ आ रहा है ना, वैसे ऐसा तो देख, नहीं कि. 5वें 6ठे पॉइंट के बाद मैंने पढ़ा नहीं, मैंने बस आके डांस देख लिया कि हाँ ये भी सिंबॉलिक है उसका, स्थिति उति का। फिर ओनम ये हो गया. फ्लोरल पार्ट, तो बस वही है कि तूने स्ट्रक्चरिंग खराब कर दिया। और एक चीज और मैं गौर कर रहा हूँ कि जैसे जैसे बैसाखी और ओनम है, जो वो एक साथ आया ऐसे ही है. पर अगर मैंने फ्लोरल आर्ट है ना, और पेंटिंग है, वो एक साथ आनी चाहिए थी. मतलब मैं ज्यादा स्ट्रेच कर रहा हूँ इस बात को, तो मेरा पॉइंट समझ रहा है कि वो दोनों एक जैसे हैं ना. वो बात सही एग्जाम्पल है ना. तू जैसे कि तू ऐसा लिखता है ना, पेंटिंग्स में क्या क्या, फ्लोरल आर्ट और दिस ऐसा। पर वो फिर एम्ब्रॉयडरी नहीं थी ना. फेस्टिवल्स में क्या क्या, बैसाखी, पोंगल, ऐसा। अलग अलग करने की जरूरत नहीं थी, वही कह रहा था. जैसे कि मधुबनी को, जयपुर वाले को, और ये इन सबको एक में तो क्लब कर सकता था,
ये जो तूने गंगा जल या ये दिखाया ना, ये तो सिंबोलिज्म में लिख सकता था कि हाँ हाँ हाँ, मुझे रिवर्स को कैसे सिंबॉलिक तरीके से यूज किया जाता है, हाँ माउंटेन फायर को हो, कैसे। राइट 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 राइट, ठीक बात है, ठीक बात है। ठीक है, अब इसमें मतलब नेक्स्ट स्टेप आएगा कि सॉर्टिंग अकॉर्डिंग टू द इम्पोर्टेंस और ग्रुपिंग अकॉर्डिंग टू द थीम बॉडी के अंदर लानी पड़ेगी मेरे को, है ना? करेक्ट करेक्ट। परफेक्ट, ओके, डन फॉर द डे।